हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि एग्जाम से पहले 3 आरटीपी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करना है और जो भी राइटिंग को लेकर के छोटी छोटी सी टिप्स हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो 2 आरटीपी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट करी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे आपको प्रोविजंस को अप्लाई करने में 100% हेल्प मिली होगी। और बेटा, जितनी भी चीजें मैंने राइटिंग को लेकर के बताई हैं उतनी चीजें जरूर ध्यान रखना, उतनी चीजें जरूर ध्यान रखना पेपर में जाने से पहले। हालांकि अभी पेपर में टाइम है, पेपर में जाने से पहले हम लोग कई बार मिलेंगे, ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूंगा। लेकिन तो भी जब भी प्रैक्टिस भी करना ना, तो भी उन सारी चीजों को अपनी हैबिट में लाने की कोशिश करना। तो चलो फिर, आज बारी है नेक्स्ट आरटीपी की। आपका टाइम बहुत कीमती है ना, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अगली आरटीपी का हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आईआरएफ का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आईआरएफ का और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो कौन सा है। व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई के बारे में पूछ रहा है। डिस्कस इट्स एस्टेब्लिशमेंट, powers, functions and categories of person and entities covered under the insolvency and bankruptcy code। अब देखो यहां पर आपने क्या किया, आपने पहली लाइन पढ़ी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बेटा यहां पर देखो कई सारी चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले तो अगर जैसे मान लेते हैं फिर से वही चीज हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, है ना। डाइवर्सिफाई करना हमेशा आसान होता है और डाइवर्सिफिकेशन से होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि कितना पोर्शन हमें कितना बड़ा लिखना है। क्योंकि बच्चा इसी में ही कंफ्यूज रहता है कि यार इसमें कितना बड़ा लिखें, पेज की लेंथ कितनी लिखें। तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें हमें कितनी बातों का जवाब देना है, तो लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही ना, लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर हमें ये पता है कि हमें क्या क्या चीजें लिख रही हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आईबीबीआई के बारे में बताना है। यहां पर सबसे पहले आईबीबीआई के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। इसकी पावर्स क्या होती हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन और एंटिटीज इसमें कवर्ड होते हैं। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। तो देखो अक्टूबर 2016, आई थिंक अक्टूबर ही है मेरे ख्याल से, अक्टूबर 2016 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। आईबीबीआई का मेन काम क्या है, आईबीबीआई का मेन काम है कि इंडिया में अगर कोई भी बैंक्रप्सी के केसेस होंगे तो वो आईबीबीआई के सुपरविजन में होंगे। क्योंकि जो बैंक्रप्सी के कोर्ट केसेस है ना, पहले वो जाते थे कोर्ट में और कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता था क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता। और बैंक्रप्सी एक ऐसा मैटर है जिसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी, क्योंकि लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोगों का वहां पर पैसा भी फंसा हुआ है। और जिस पर्सन ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है उसने भी मजबूरी में ही अप्लाई किया होगा। तो ये केस ऐसा है जिसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। तो इस वजह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। दूसरा, तो केवल चाहे वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो रहे हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो एलएलपी इंसॉल्वेंट हो रही हो, चाहे कोई भी इंसॉल्वेंट हो रहा हो, तो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस आईबीबीआई के सुपरविजन में चलता है। दूसरा, आईबीबीआई का केवल ये काम नहीं है जो बैंक्रप्सी के केसेस को देखना, साथ में जितने भी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, जो इंसॉल्वेंसी एजेंसीज हैं, है ना, जो प्रोफेशनल की एजेंसीज हैं, उनको भी सुपरवाइज करना, ये आईबीबीआई का मेन काम है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर यही सारी चीजें पूछी गई हैं कि उसके काम क्या है, उसकी पावर्स क्या है, कौन कौन सी एंटिटीज और कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ पर्सन इसमें कवर्ड होते हैं, है ना। तो एक बार देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी मीनिंग यहां पर बताई गई है, आईबीबीआई इज द रेगुलेटर for overseeing insolvency proceeding and entities like insolvency professional agencies, insolvency professional and information utilities in India। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद में ये, हाँ, अक्टूबर 2016 में, जैसा कि मैंने बताया अक्टूबर 2016 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। डेट 1 तारीख है, 1 अक्टूबर 2016 को ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 5 मई 2016 को
लोकसभा में, पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ था, ठीक है। इसके बाद में किसको किसको कवर करती है, देखो सारी चीजें पैराग्राफ में करी गई, जितनी चीजें पूछी हैं उसने, जितनी भी चीजें छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछे हैं, एक एक लाइन दो दो लाइन के पॉइंट्स पूछे हैं, लेकिन दो दो लाइन में पैराग्राफ चेंज करके बताया। आप ऐसा मत करना कि लिखना शुरू करना और लिखते 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 पूरी कहानी लिख दी, नहीं बेटा, उसमें जितनी भी चीजें पूछी गई हैं सब अलग अलग बतानी है। मैं बार बार बोलता हूं, आईआरएफ और एलएलपी ये 10 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं, 10 से 12 नंबर ये आपको फ्री में मिल रहे हैं। इसमें अगर कोई बेवकूफी नहीं करोगे ना, इसमें शानदार तरीके के मार्क्स आएंगे, इसमें पूरे मार्क्स आ सकते हैं, बस थोड़ा सा समझदारी दिखाना। तो देखो जितनी भी चीजें इन्होंने पूछी हैं सबको अलग अलग पैराग्राफ में दिया है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, दूसरा ये किसको किसको कवर करता है ये पूछा गया। तो जैसा मैंने बताया, इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, इंसॉल्वेंसी का कोई भी केस। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल होगा, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स, एलएलपी, कंपनी, कोई भी इंसॉल्वेंट हो रहा हो तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग इन्हीं के सुपरविजन में होगी, ठीक है। और क्यों किया गया, जैसा कि मैंने बताया, स्पीड अप करने के लिए। ऑलरेडी कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है ना, ऑलरेडी कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, और बैंक्रप्सी का कोर्ट जैसा कि मैंने बताया बहुत जरूरी होता है, उसको जल्द से जल्द निपटाना होता है। तो और इसने इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को थोड़ा सा आसान भी कर दिया है, ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी इसमें रहती है। It handles the cases using two tribunals, NCLT and Debt Recovery Tribunal। तो बेसिकली ये दो तरीके के केसेस को हैंडल करती है, क्योंकि जो मैटर होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो एनसीएलटी में जाएंगे, और जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उसके जो मैटर्स होते हैं वो जाते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। फिर वहां से आईबीबीआई के पास में जाते हैं, जब पता चल जाता है कि भाई अब इंसॉल्वेंसी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है, तो फिर वहां पर आईबीबीआई का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। गॉट इट। तो ये इसका पूरा आंसर था। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो मिस्टर शर्मा अ ट्रेडर रोड टू मिस्टर वर्मा, ओके, मिस्टर शर्मा अ ट्रेडर रोड टू मिस्टर वर्मा ऑफरिंग टू सेल हिम 100 बैरल्स ऑफ ऑयल एट 5000 पर बैरल। तो मिस्टर शर्मा ने मिस्टर वर्मा को एक ऑफर किया 100 बैरल्स ऑफ ऑयल बेचने के लिए 5000 पर बैरल के हिसाब से, ठीक है। द लेटर रीच्ड वर्मा ऑन 1 जून। अब जो इन्होंने लेटर पहुंचा है तो वर्मा के पास में, तो वो 1 जून को पहुंचा है। तो बेटा यहाँ पर लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो अभी तो वही लग रहा है। और इसमें आंसर भी बताना है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, आंसर भी बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो वही प्रोविजन इसमें अभी लग रहा है, देखते हैं। लेकिन तो भी एक बार आगे बढ़ करके, ऑन 2 जून शर्मा पोस्टेड अनदर लेटर रिवोकिंग द ऑफर। अच्छा, 1 तारीख को वर्मा जी के पास में लेटर पहुंचा, ठीक है, और 2 तारीख को शर्मा जी ने एक लेटर और पोस्ट किया, लेटर ऑफ रिवोकेशन का, ठीक है। हाउएवर बिफोर रिसीविंग द रिवोकेशन वर्मा पोस्टेड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 3 जून, ऑन 3 जून। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसमें जो डेट्स है ना, जो डेट्स हैं वो अलग से नोट कर लें, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन, वहां पर गलती होने के चांसेस आ जाते हैं। तो जैसे इसका एक हम लोग एक बना लेते हैं कि सबसे पहले इन्होंने, मिस्टर शर्मा ने 100 बैरल ऑफ ऑयल का भेजा और लेटर पहुंचा वर्मा जी के पास में 1 जून को। तो ऑफरर ने लेटर भेजा, ऑफरी के पास में कब पहुंच रहा है, 2 जून को, 2 जून को पहुंच रहा है, ठीक। अब उसके बाद में लेटर ऑफ रिवोकेशन कब भेजा है, 3 तारीख को, नहीं 2 तारीख को, ठीक है। लेटर ऑफ रिवोकेशन 3 जून को भेजा, ठीक है, लेकिन 3 जून को भेजा है, पहुंचने की डेट नहीं दी गई है, 3 जून को भेजा है। तो उसके बाद में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 3 जून को भेजा गया है, सॉरी, 1 जून को
2 जून को लेटर ऑफ रिवोकेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा गया है 3 जून को। ठीक है, तो ये हमने सारी डेट नोट कर ली। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। शर्माज लेटर ऑफ रिवोकेशन रीच टू वर्मा ऑन 4 जून। तो 4 जून को लेटर ऑफ रिवोकेशन रीच्ड ऑन 4 जून। तो अब यहां से अगर हम लोग कहानी समझें तो ऑफर कब पहुंचा? ऑफर पहुंचा 1 जून को ऑफरी के पास में। लेटर ऑफ रिवोकेशन अगले दिन भेज दिया गया 2 तारीख को। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इन्होंने भेजा 3 तारीख को, यानी कि इसके पहुंचने से पहले, इसके पहुंचने से पहले। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? क्योंकि जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी तभी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो एज अगेंस्ट द ऑफरर और एज अगेंस्ट द ऑफरी। एज अगेंस्ट द ऑफरर के लिए जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करता है, जैसे ही वो पोस्ट बॉक्स में डालेगा, वैसे ही ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन्होंने 3 जून को भेजा, तो यानी कि 3 जून को ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है इनका 3 जून को, और लेटर ऑफ रिवोकेशन इनके पास में पहुंच कब रहा है? 4 जून को। और रिवोकेशन भी तभी वैलिड होता है, ये भी हम लोग ने पढ़ा है, रिवोकेशन भी तभी वैलिड होता है जब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिवोकेशन के पहुंचने से पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया तो ऑफरर के लिए तो ये बाउंड हो रहा है, ऑफरर के लिए ये बाउंड हो रहा है। आगे देखते हैं। When Verma later demanded delivery, Sharma refused, stating that the contract was void. अब जब वर्मा जी ने ऑयल की डिमांड करी डिलीवरी की तो शर्मा जी ने रिफ्यूज कर दिया। शर्मा जी ने बोला कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। क्यों वॉइड है? सिंस ही हैड नो स्पेसिफाइड विच काइंड ऑफ ऑयल वॉज बींग ऑफर्ड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रिफाइंड, कौन सा ऑयल है ये तो बताया ही नहीं गया। बात भी सही है, बात भी सही है, बात भी सही है। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। अब देखो यहां पर ये वाला प्रोविजन भी लग रहा है, कम्युनिकेशन भी और ऑफर मस्ट बी सर्टेन। एंड फर्दर क्लेम दैट ही हैड नो ऑयल स्टॉक एट ऑल। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास में कोई भी स्टॉक नहीं है, कोई भी, ना तो ऑयल स्पेसिफाइड किया और ना ही कोई ऑयल है। भाई जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए। तो वर्मा सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंसिस्टिंग दैट वैलिड एक्सेप्टेंस हैड ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। Sharma defended himself by stating that the contract was void for uncertainty and impossibility. तो अभी आपको यहाँ पर रिलेवेंट प्रोविजन बताने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और डिसाइड करना है कि वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन शर्मा एंड वर्मा एंड वेदर शर्मा इज लायबल फॉर डैमेजेस। तो क्या शर्मा जी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? एक बार फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो बेटा ये देखो, जितनी भी चीजें, जितने भी प्रोविजन से रिलेटेड कम्युनिकेशन यहां पर किया गया, जितने भी प्रोविजन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में फैक्ट दिए गए, वो प्रोविजन तो आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने, रिलेवेंट हो या ना हो। अब बच्चे को अगर ये लगे तो यहां पर ये शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी और इम्पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं कि सेक्शन 56 लगा देते हैं और अनसर्टेनिटी लगा देते हैं, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्वेश्चन में गिवन है तो बेटा प्रोविजन तो आपको देना पड़ेगा, प्रोविजन तो आपको देना पड़ेगा। तो प्रोविजन यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिवोकेशन वो भी बताना है, साथ में अनसर्टेनिटी भी बतानी है, इम्पॉसिबिलिटी भी बतानी है। उसके बाद में आपको ये डिसीजन देना है। ठीक है, तो प्रोविजन तो हमें पता चल गया कि प्रोविजन कौन कौन से अप्लाई होंगे, और साथ में मेरे हिसाब से तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट है कि ऑयल स्पेसिफाइड नहीं है, ऑयल स्पेसिफाइड नहीं है और ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए। इस वजह से ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जब वैलिड ऑफर ही नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है ना।
तो यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो शर्मा जी को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फटाफट से आंसर देखते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 4 लगाया है, कॉन्ट्रैक्टेड का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, तो communication of acceptance is complete against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। ये तो सबको याद होगा, ये सब तो बिल्कुल स्टार्टिंग का है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग का है ये। तो यहां पर इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन है ना, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक अलग सिचुएशन यहां पर बताई गई है। तो ऑन द basis of the provision of law and the facts of the case, it can be concluded that although acceptance was validly communicated before revocation, the agreement was void because it was uncertain, type of oil was not specified, or performance it was impossible। क्योंकि शर्मा के पास में ऑयल है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और ना ही उनको डैमेजेस क्लेम करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आई ना, मेरी बात समझ में आई? तो बेटा सारे प्रोविजन आपको लगाने पड़ेंगे। देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर जरूरी नहीं कि आंसर भी उतना ही बड़ा, बस आपको मेन प्रोविजंस अप्लाई करने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर दास, अ लैंड ओनर, ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। मिस्टर दास लैंड ओनर है, इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपनी डॉटर को गीता, ऑन द कंडीशन दैट she would pay 20,000 annually to her maternal uncle Mr. गोपाल। तो भाई यहां दो लाइनें पढ़ने के बाद में इतना तो समझ में आ गया कि ये केस किससे रिलेटेड है। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, दो लाइनें पढ़ करके समझ में आया कि नहीं आया? चेनिया वर्सेस रम्या, चेनिया वर्सेस रम्या। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन है ना कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जिसमें हम लोगों ने रेफरेंस केस लॉ पढ़ा था चेनिया वर्सेस रम्या का, ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग का है, 100% आपको आता होगा। गीता एक्सेप्टेड द प्रॉपर्टी but later failed to pay the annuity. Mr. Gopal sued Geeta for recovery. Geeta argued that since Gopal was not a party to the agreement, he had no right to sue। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई यहां पर थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी हो, यहां पर गोपाल अभी भी सरवाइव कर रहा है। चिनिया वर्सेस रम्या में क्या था? चिनिया वर्सेस रम्या में उसकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन यहां पर गोपाल अभी सरवाइव कर रहा है ना। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टर दास ने किया था, राइट, हाँ। तो यहां पर गीता ने आर्ग्यू किया कि गोपाल थर्ड पार्टी है, गोपाल थर्ड पार्टी है, तो इस वजह से गोपाल के पास में कोई भी राइट नहीं है सूट फाइल करने का। यहां पर गीता ने बोला कि भाई मेरे और मिस्टर दास के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मेरे और मिस्टर दास यानी कि फादर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, आप थर्ड पार्टी हो तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इन्होंने बोला। आगे देखते हैं। गोपाल कंटेंडेड दैट द कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम द दास ऑन हिज बिहाफ एंड दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स द प्रॉमिस। तो इन्होंने वैलिड बात बोली, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने वही चीज बोली कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो यहां पर बताना है कि मिस्टर गोपाल कैन रिकवर द एन्युटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नॉट। तो 100% क्लेम कर सकते हैं, 100% क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंसीडरेशन का रूल अप्लाई होगा। और कंसीडरेशन क्या कहती है? प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसीडरेशन की डेफिनेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन बेटा लास्ट में जो हम लोगों ने आरटीपी सॉल्व करी थी उसमें भी मैंने आपको बताई थी, उसमें भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये तो आपको याद होगी। और देखो चेनिया वर्सेस रम्या का इन्होंने रेफरेंस में केस भी डाल दिया, आपको भी यही करना है। अगर सिमिलर केस आ जाए किसी भी केस लॉ से तो केस लॉ का नाम जरूर लिखो। बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है कि सर प्रोविजन के साथ में ही लिख दें या अलग से लिखें, जैसे चाहे वैसे लिखो। जब प्रोविजन लिखो, अगर यहाँ पे नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं भी लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर प्रोविजन आपका कंप्लीट हो तो यहाँ पर रेफरेंस केस
रेफरेंस केस करके नाम लिख दो, जो भी केस लॉ का नाम है, जैसे यहाँ पर चेनिया वर्सेस रमिया है, रेफरेंस केस लॉ करके लिख दो और उसको अंडरलाइन कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें। जरूरी नहीं है प्रोविजन के साथ में लिखो, प्रोविजन के एंड में भी लिख सकते हो रेफरेंस केस लॉ करके, है ना, कि ये केस यहाँ से रेफर किया गया है। तो वेयर एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी वाज हेल्ड इनफोर्सिएबल इवन दो द थर्ड पार्टी वाज नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो फैक्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल है, लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन इसका एक्सेप्शन है। प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन इसका एक्सेप्शन है कि कंसीडरेशन के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो कंसीडरेशन मूव्ड from Das and the contract was made expressly for Gopal's benefit. He is entitled to enforce the promise. Hence, Geeta is legally bound to pay the annuity to Gopal. ठीक है, तो यहां पर इसको अंडरलाइन आपको करना है। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा, आज के आरटीपी में हम लोग मेन ये सीखेंगे, मेन ये देखेंगे कि प्रोविजंस को अप्लाई कैसे करेंगे, कि प्रोविजन को सही अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये चीज बतानी है ना। क्वेश्चन छुप रहा है क्या? क्वेश्चन छुप रहा है? अभी सही है, अभी ठीक है ना, अभी क्वेश्चन पूरा आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, मिस्टर सेन एन एल्डरली विडोवर executed a gift deed transferring his valuable house to his nephew Kashish. ठीक है, subsequently it was discovered that Kashish had threatened Mr. Sen that unless the property was gifted to him he would file a case criminal complaint of harassment against him। अब ये तो डराने की बात हो गई ना, यहां पर एक गिफ्ट डीड बन रही है, तो गिफ्ट डीड एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, गिफ्ट डीड एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और यहां पर मिस्टर सेन जो है, मिस्टर सेन बूढ़े भी हैं, ठीक है, एज का फैक्टर भी है उनके साथ में। अब इन्होंने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी जिसमें उन्होंने अपने वैल्यूएबल हाउस को अपने नेफ्यू कशिश को दिया। बाद में पता चला कि कशिश ने मिस्टर सेन को डराया है, धमकाया है। डराया क्या है कि भाई तुम्हारे ऊपर मैं झूठा केस फाइल कर दूंगा, झूठा क्रिमिनल केस हैरेसमेंट का। तो भाई ये जो है ना, झूठा केस फाइल करना, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, ये इंडियन पीनल कोड में मना है। इंडियन पीनल कोड में साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई किसी को फॉल्स केस फाइल करने की धमकी देता है तो ये भी अपने आप में एक तरीके का ऑफेंस है। तो ये इंडियन पीनल कोड में मना है। तो अभी तक की पोजीशन देखते हुए कोअर्जन लग रहा है, अभी तक की पोजीशन देखते हुए कोअर्जन लग रहा है। आगे देखते हैं। फर्दर, कशिश बीइंग मिस्टर सेन्स सोल caretaker emotionally influenced him into believing that transferring the property would guarantee him lifelong care। अब जब धमकी से काम नहीं चला तो उसके बाद में कशिश ने उनको इमोशनली भी बोला कि भाई तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो और जिंदगी भर मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। तो अब यहां पर तो भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस भी लग रहा है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कहाँ कहाँ पर माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वहां पर एक था कि अगर कोई बीमार पर्सन है, कोई एज के अकॉर्डिंग, मतलब एज फैक्टर है अगर किसी के साथ में, तो वहां पर हम ये एजम्पशन लेकर के चलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। यही तो पढ़ा था। तो यहाँ पर एज फैक्टर भी है, ठीक है, और इन्होंने इमोशनली इन्फ्लुएंस भी उनको किया। तो यहाँ पर अब मिस्टर सेन जो है ना, वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कराना चाह रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराना चाह रहे हैं। तो अभी आपको बताना है कि वेदर द गिफ्ट डीड इज वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या गिफ्ट डीड वैलिड है? तो बेटा अब यहाँ पर प्रोविजन कौन सा लगेगा? प्रोविजन कोअर्जन भी आपको एक्सप्लेन करना है, कोअर्जन भी आपको एक्सप्लेन करना है। दोनों फ्री कॉन्सेंट के ही टॉपिक, सेक्शन 15 और सेक्शन 16। सेक्शन 15 किसका है? सेक्शन 15 है कोअर्जन का,
सेक्शन 16 किसका है? सेक्शन 16 है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। हैं दोनों अगल बगल, हैं दोनों पड़ोसी, लेकिन अप्लाई दोनों होंगे। तो यहाँ पर ये मत कर देना कि पता चला केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस लिख करके चले आए, नहीं। जब सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन में उसके बारे में बात भी करी है, तो इसका मतलब आईसीआई आपसे कह रहा है कि यार एक चीज से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें बताओ, दोनों प्रोविजन बताओ। तो यहाँ पर सेक्शन 15 और सेक्शन 16, ये तो आसान है, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टार्टिंग से ही है ना। देखते हैं एक बार यूनिट 3। तो देखो स्टार्टिंग कहां से हुई है? सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोर्जन। डन है। और कोर्जन का रीजन भी मैंने आपको बताया, कोर्जन का इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन रीजन भी मैंने आपको बताया। क्यों है? क्योंकि वो झूठा केस है भाई। कोर्जन की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा कोई भी काम जिसको इंडियन पीनल कोड मना करता है और झूठा केस फाइल कर रहा है, झूठा केस फाइल करने की धमकी दे रहा है, थ्रेटन, धमकी दे रहा है, वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है ना। तो सेक्शन 15 लगाया। उसके बाद में देखो इन्होंने सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इन्होंने बताया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी बताया है। अब उसके साथ में जब हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवाएंगे तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है सेक्शन 19 और 19A। 19 और 19A में इफेक्ट ऑफ कोर्जन, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास में राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकती है। ठीक है, तो चाहे वो कोर्जन हो चाहे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। तो यहां पर हमने फैक्ट लिखा। ठीक है, तो यहां पर गिफ्ट डीड में दोनों चीजें हैं। देखो यहां पर बोला कि दोनों फैक्टर है। अब अगर आप यहां पर केवल एक ही प्रोविजन लगाओगे तो क्या ये लाइन लिख पाओगे? आईसीआई तो कह रहा है दो फैक्टर है, आपके अकॉर्डिंग एक फैक्टर है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो दोनों फैक्टर्स बताने हैं, कोर्जन भी और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी। तो यहां पर बाई गिफ्ट डीड बिल्कुल कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल कैंसिल हो सकती है, और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की। डन है ना। आगे देखो। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Rohan entered into a contract with Mr. Sohan to deliver 1000 bags of cement to his construction site on or before 15th August. 100 bags of cement to his construction site on or before 15th August. ठीक है। The payment was to be made immediately upon the delivery. Payment भाई कैश होनी थी। जैसे ही डिलीवरी होगी, जैसे ही मिस्टर रोहन डिलीवर कर देंगे मिस्टर सोहन को, है ना, वैसे ही उसकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन रोहन फेल टू डिलीवर द सीमेंट बाय द स्टिपुलेटेड डेट, यानी कि रोहन ने यहां पर 15 अगस्त और 15 अगस्त से पहले बोला था कि मैं सीमेंट भेज दूंगा, यानी कि मैक्सिमम डेट थी 15 अगस्त की, लास्ट डेट थी 15 अगस्त, 15 अगस्त तक या 15 अगस्त से पहले इनको भेजना था, लेकिन इन्होंने भेजा नहीं। ठीक। अब 25 अगस्त को यानी कि 10 दिनों के बाद में रोहन ऑफर टू डिलीवर द गुड्स, बट बाय दैट टाइम द डिले हैड कॉज्ड डिसरप्शन टू द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, रिजल्टिंग इन सोहन लूजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब यहां पर क्या हुआ? उन्होंने 25 अगस्त को ऑफर किया कि भाई 25 अगस्त को हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन तब तक डिले हो गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन रुकने की वजह से सोहन जो था उसका नुकसान भी हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उससे चला गया। तो अभी तक तो जो पढ़ा है, जो 4-5 लाइन पढ़ी है, उससे लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई किया? कैसे आइडेंटिफाई किया? एक तो ये कि यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहे हैं। भाई उन्होंने बोला कि 15 अगस्त से पहले पैसे दे देना, सॉरी 15 अगस्त या 15 अगस्त से पहले सीमेंट दे देना, और उन्होंने कहा कि पेमेंट जो है वो डिलीवरी के समय दे देंगे, यानी कि एक टाइम फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ। इस टाइम में परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, लेकिन परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं? वो डिले कर रहे हैं। ठीक। अब सोहन ने क्या किया कि डिलीवरी को लेने से मना कर दिया और उल्टा कॉम्पनसेशन के लिए सूट मांगा। कॉम्पनसेशन के लिए उन्होंने सूट फाइल किया। तो रोहन ने बोला कि भाई डिले वॉज माइनर, केवल 10 ही दिन का तो गैप है, एंड आर्ग्यूड दैट सोहन वॉज ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट द गुड्स, और यहाँ पर सोहन की ऑब्लिगेशन बनती है
कि गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अभी आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज बतानी है। तो बेटा अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर है, अगर टाइम जब डिलीवरी होनी है, अगर टाइम परफॉर्मेंस का जो टाइम है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, तो फिर इसका मतलब टाइम एसेंशियल फैक्टर है। और सर्कमस्टेंसेस भी यही बता रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस भी यही बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डिले डिलीवरी करी तो यहां पर इनका नुकसान भी तो हो गया, यहां पर इनका नुकसान भी तो हो गया, है ना। तो टाइम तो एसेंशियल फैक्टर था, टाइम एसेंशियल फैक्टर था, और अगर उस टाइम लिमिट के अंदर में परफॉर्मेंस नहीं करी है तो सामने वाली पार्टी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो सामने वाली पार्टी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उसके पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करा करके, कैंसिल करा करके कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो भाई यहां पर बिल्कुल राइट्स एंड लायबिलिटीज, उसके पास तो कोई भी राइट्स नहीं है रोहन के पास तो कोई भी राइट नहीं है, लेकिन हाँ सोहन के पास में बिल्कुल राइट है, सोहन उससे कॉम्पनसेशन ले सकता है। एक बार देखते हैं फटाफट से। तो देखो सेक्शन 52 परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। जब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, तो टाइम एसेंशियल फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रोमिसर प्रिवेंट्स द प्रोमिसी फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। फर्दर सेक्शन 55, if time is expressly of the essence, तो time essential factor है as per section 55, and promisor fails, contract becomes voidable at the option of promisee. If not of essence, contract continues but damages can be claimed for delay. अगर time essential factor ना होता, अगर time essential factor ना होता तो फिर क्या होता, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो नहीं करा सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिन्यू रहता, लेकिन हाँ आप कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते थे, है ना। तो अब यहां पर बाकी के फैक्ट्स आ गए, और यहां पे इसका कंक्लूजन है कि सोहन के पास में पूरा राइट है, कि सोहन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंक्लूजन में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन में जितना पूछा गया है, राइट्स और लायबिलिटीज पूछे गए हैं, राइट्स और लायबिलिटी आपको बताने हैं। तो सोहन इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस फ्रॉम रोहन फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। रोहन्स डिफेंस ऑफ माइनर डिले इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ। डन है। तो जितना पूछा गया केवल उतना जवाब देना है कंक्लूजन में। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए सही है। ये प्रोविजन यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है, आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है, आईसीआई ने दोबारा लिखा है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप पहले ही प्रोविजन में बता चुके हो, ठीक है। तो बस केवल इतना लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि जितने इन्होंने सजेस्टेड आंसर दिए हैं ना आईसीआई ने, उस सजेस्टेड आंसर को 3 घंटे में कोई कर ही नहीं सकता, 100% पेपर छूटेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर रमेश डिलीवर्ड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू अ ज्वेलर। ये फिर से ज्वेलरी वाला आ गया, मुझे लग रहा है ये बेलमेंट का है। ये तो इतने बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये जो पहली आरटीपी थी उसमें भी था, दूसरी आरटीपी थी उसमें भी था, लेकिन देखते हैं। मिस्टर अरुण फॉर पॉलिशिंग, Arun kept the ornament in the locker of his shop and locked the premises before leaving. Unfortunately, during the night, thieves broke in the shop. बिल्कुल सेम वैसे ही है बेटा, वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी बेलमेंट में, बेलमेंट में हम लोगों ने पढ़ी थी कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। उसके साथ में बेली की ड्यूटी, बेली की ड्यूटी क्या होती है, बेली की ड्यूटी होती है कि गुड्स को प्रॉपर केयर करके रखना, प्रॉपर केयर करके रखना। एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे अपने सामान को, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वर्ड जरूर मेंशन करना, एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे अपने सामान को टेक केयर करके रखता है, वैसे ही अगर प्रॉपर केयर करी है तो फिर वहां पर बेली लायबल नहीं होगा, है ना। सेम वही क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन लास्ट वाली आरटीपी में बेटा मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है ना। सेक्शन 48 में इन्होंने बेलमेंट को कंप्लीट किया, उसके बाद में सेक्शन 151 बेली की इन्होंने ड्यूटीज बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार कंक्लूजन देख लें, आईसीआई का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं खुद ही अपने क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं।
देयरफॉर अरुण कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, हाँ ठीक है, सही दिया है, सही दिया है, अरुण लायबल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर वीजी एंड मिस्टर पीजी वर ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर, ये कंपनी लॉ कहां से आ गया, चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर वीजी एंड मिस्टर पीजी वर ट्रेडिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स फॉर द लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 सालों से अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे थे। दे यूज्ड टू बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रेड, और दोनों एक दूसरे से पैसे उधार लेते थे जब उनको ट्रेडिंग करनी होती थी। Within a week's time, they used to refund the money to each other as per circumstances of the case, और एक हफ्ते में पैसे वापस भी कर देते थे। They were following this practice for last 5 years, पिछले 5 सालों से यही इनके बीच में चलता चला आ रहा था, ठीक है। 25 जनवरी 2025 को, डेट इंपॉर्टेंट लग रही है तो डेट एक बार देख लेते हैं। 25 जनवरी 2025 को मिस्टर पीजी wants to buy 20,000 shares of an unlisted company at the rate of 500 each। तो मिस्टर पीजी जो है वो 20,000 शेयर्स खरीदना चाह रहे थे 500 रुपए के हिसाब से, लेकिन उनके पास में पैसे कम पड़ गए। उन्होंने वीजी से 40 लाख रुपए मांगे, उन्होंने वीजी से 40 लाख रुपए मांगे, तो मिस्टर वीजी ने ट्रांसफर भी कर दिए, भाई दोनों को एक दूसरे से किसी जरूरत पड़ती, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो इन्होंने 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। चलो यहां तक की कहानी भी ठीक है। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, अब एक हफ्ते में पैसा वापस कर देते थे, लेकिन 3 महीने हो गए। मिस्टर वीजी रिमाइंडेड दैट मिस्टर पीजी हैड नॉट रिफंडेड 40 लाख रुपीज टू हिम टिल देन, उन्होंने याद दिलाया भैया डेली बेसिस पे एक हफ्ते में हम लोग पैसे वापस करते थे, तो 3 महीने हो गए अभी तक पैसे वापस नहीं हुए। तो उन्होंने ही आस्क्ड हिम टू पे बैक हिज मनी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। मिस्टर पीजी टोल्ड हिम दैट he was trying very hard to sell the shares at a reasonable price of 10% more than price at which he bought these shares but was unable to do so due to market condition। तो यहाँ पर मिस्टर पीजी ने बोला कि यार पैसे देने में दिक्कत नहीं है, पैसे देने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ज्यादा मार्जिन नहीं कमा रहा हूँ, केवल 10% जितने में खरीदा जो भी मार्केट प्राइस है उससे 10% ज्यादा में अगर शेयर्स मिल जाए, अनलिस्टेड शेयर्स है ना, तो अनलिस्टेड शेयर्स को बेचने में दिक्कत होती है। लिस्टेड शेयर्स को तो आप स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स को बेचने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि उसके लिए आपको बायर खुद से ढूंढना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में तो ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पर दिक्कत होती है, दिक्कत इनकी लॉजिकल है, सही है, ठीक है। तो मार्केट कंडीशंस खराब चल रही है, तो इस वजह से सही प्राइस मिल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने मिस्टर वीजी को बोला टू सेल हिज शेयर्स ऑन हिज बिहाफ and authorized him to appropriate the amount, authorized him आ गया, authorized him आ गया, तो authorized him आ गया, और उन्होंने उसको शेयर बेचने के लिए अपने बिहाफ पर शेयर बेचने के लिए अपॉइंट किया। तो बेटा यहां पर तो एजेंसी क्रिएट हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, एजेंसी क्रिएट हो रही है, क्योंकि बेच शेयर्स किसके थे, शेयर्स थे पीजी के, ठीक है, और वो वीजी को अपॉइंट कर रहा है, वीजी को ऑथराइज कर रहा है कि भाई तुम उसके बिहाफ पर शेयर्स को बेच दो। एजेंट कौन होता है, जब कोई भी पर्सन अपना काम करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है उसको बोला जाता है एजेंट। तो यहां पर मिस्टर वीजी मिस्टर पीजी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई जो 40 लाख रुपए का लोन है वो तुम अपना इंटरेस्ट के साथ में ले लेना, 40 लाख रुपए का जो लोन है वो तुम इंटरेस्ट के साथ में ले लेना, बाकी के पैसे तुम मुझको वापस कर देना। मिस्टर वीजी अग्री टू डू सो। तो बेटा यहां पर ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद में मुझको समझ में आया कि पहले तो ये लॉ ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ एजेंसी के बाद में एक याद होगा सेक्शन 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 202, सेक्शन 202 है क्या, एक बार सेक्शन देख लेंगे, ठीक है, सेक्शन देख लेंगे, इतने सारे एक्ट हैं कहाँ तक सेक्शन याद रखेंगे, ठीक है, तो मुझे भी सारे सेक्शंस याद नहीं रहते, तो मेरे ख्याल से सेक्शन 202 था इररिवोकेबल एजेंसी का। इररिवोकेबल एजेंसी में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि अगर इररिवोकेबल एजेंसी क्या होती है, विच कैन नॉट बी रिवोक्ड, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता।
और अगर किसी भी एजेंट का, इर्रिवोकेबल एजेंसी होती क्या, किसी भी एजेंट का अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल ने उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोला, इंटरेस्ट का मतलब यानी कि एजेंट को भी उस प्रॉपर्टी से कुछ पैसा लेना है, अपना पैसा लेना है, उसका पैसा बकाया प्रिंसिपल के ऊपर, तो फिर वहां पर प्रिंसिपल उस एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता। एक बार क्वेश्चन देखते हैं पूरा। आफ्टर अबाउट 15 days when market started recovering, Mr. PG denied and revoked the authorization। देखो मैंने वही बोला, अब ये क्या कर रहे हैं, मार्केट की कंडीशन अच्छी हो गई 15 दिन बाद, तो अब ये उसकी ऑथराइजेशन को कैंसिल करना चाहते, कह रहे हैं कि भाई अब तुम मत बेचो, अब मैं खुद बेच लूंगा, मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी, अच्छे प्राइस पर बिकेंगे, अब तुम रहने दो। ठीक, तो यहां पर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताना है कि रिवोकेशन ऑफ सेड एजेंसी बाय मिस्टर पीजी। देखो एजेंसी तो यहाँ पर खुद ही दे दिया गया, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, फालतू मैंने इतना दिमाग लगाया कि कौन से यूनिट से है, कौन से चैप्टर से, तो यहाँ पर खुद ही दिया हुआ है कि ये जो एजेंसी क्रिएट हुई है उसको कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो बेटा ये इररिवोकेबल एजेंसी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202, देखो सही है, तुक्का कभी कभी सही लग जाता है, तुक्का कभी कभी सही लग जाता है, ठीक है। सेक्शन 202 है, इररिवोकेबल एजेंसी, है ना। तो इररिवोकेबल एजेंसी छोटा सा प्रोविजन है लेकिन अच्छा प्रोविजन है और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो उसको देख करके जरूर जाना, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेना, आसान है, इसकी कोई लैंग्वेज भी टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था एजेंसी इररिवोकेबल है, कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सिंस इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर वीजी, thus the revocation of said agency is not lawful। तो रिवोकेबल, जो इररिवोकेबल एजेंसी होती है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। डन है, आइडेंटिफाई हो गया ना, आइडेंटिफाई हो गया, कर लोगे। लंबा क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन को देख करके कभी ये मत सोचना कि इसका आंसर भी लंबा होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, 4 नंबर का केवल, और बच्चा कह रहा होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन है, केवल 4 नंबर का। बिल्कुल, इररिवोकेबल एजेंसी छोटा सा तो सेक्शन है, और उसके बाद में आपको सिंपल सा डिसीजन दे देना है, क्योंकि उसका मिस्टर वीजी का इसमें इंटरेस्ट था। क्यों इंटरेस्ट था? क्योंकि उन्होंने 40 लाख रुपए दिए थे, तो इस वजह से जब एजेंट का इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वहां पर उस एजेंसी को इररिवोकेबल एजेंसी कहते हैं, तो यहाँ पर रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, है ना, और एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन विद रेफरेंस टू द। अब देखो बच्चे कहते हैं कि सर कौन कौन से डिफरेंस ऐसे हैं जिनको हमें पॉइंट्स में लिखना है, कौन कौन से डिफरेंस ऐसे हैं जिनको हमको पैराग्राफ में लिखना है। हर एक चीज क्वेश्चन में ही छुपी होती है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी सही आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चों को लगता है, पता है, बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। भाई क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे तभी तो सही जवाब दे पाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अमित तुम कहाँ रहते हो, अब अमित कह रहा है कि सर मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब बताओ ये क्या कोई रिलेवेंट आंसर हुआ? क्या मैं पूछ क्या रहा हूं, भाई अमित कहाँ रहते हो, वो कह रहा है कि मैं सर दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या मैं इसके आंसर को सही मानूंगा? नहीं मानूंगा। जाना था जापान, पहुंच गया चीन, पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हो, कोई मार्क्स नहीं देगा। तो इस वजह से क्वेश्चन को पढ़ने में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी आंसर्स को पता लगा पाओ। ठीक, तो अब देखो यहां पर खुद ही इसने लिखा हुआ, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। भाई साफ साफ लिखा हुआ है यार इसने, एक्सप्लेन द पॉइंट, तो भाई यहां पर बेसिस, इंडेमनिटी, और गारंटी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, पूरा लिखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, शॉर्ट फॉर्म नहीं, पूरा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब एक बार फटाफट से आइडिया लगा लें। सबसे पहला फर्क तो यही होता है कि इंडेमनिटी के केस में 2 पार्टीज होती हैं और गारंटी के केस में
3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिस में नंबर ऑफ पार्टीज। ठीक, अब इसमें तुम ये भी लिख सकते हो पार्टीज नेम, दोनों के नेम भी चेंज होते हैं। इंडेमनिटी में होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, और गारंटी में होते हैं 3 पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। ठीक, इंडेमनिटी के केस में थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इंडेमनिटी के केस में थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनीफायर से ही पैसा रिकवर कर सकता है, थर्ड पार्टी उससे रिकवर नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। थर्ड पार्टी कौन होता है? श्योरिटी। श्योरिटी बाद में प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है, और क्रेडिटर भी श्योरिटी से पैसा रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहले मीनिंग लिख देना, नंबर ऑफ पार्टीज लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ पार्टीज भी लिख सकते हो। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो टोटल मिला करके अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया है और थोड़े से बड़े बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो तो मान करके चल सकते हो कि 1 नंबर का 1 पॉइंट होगा। तो 5 अगर पॉइंट्स लिख दोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट्स और याद आ जाएंगे। हाँ, जैसे नेचर ऑफ लाइबिलिटी भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ लाइबिलिटी में क्या होगा, जो इंडेमनीफायर होता है ना उसकी लाइबिलिटी जो है प्राइमरी होती है और अनकंडीशनल होती है, जबकि यहाँ पर जो श्योरिटी होता है उसकी लाइबिलिटी कंडीशनल होती है। कंडीशनल कैसे होती है भाई? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तभी तो श्योरिटी देगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की होती है। तो ये भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइम टू एक्ट, टाइम टू एक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कि इंडेमनिटी होल्डर के रिक्वेस्ट पर इंडेमनीफायर को एक्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि श्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारी की सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लेकिन इस वाले केस में जो माइनर है वो प्रिंसिपल डेटर जो है वो माइनर हो सकता है। ये वाला पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का। तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स मॉड्यूल में दिया हुआ है बेसिस और उसका करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट आपको सिंपल सा एक्सप्लेन करना है। वेजरिंग एग्रीमेंट की जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट आपको बताना है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर की मीनिंग, 2 नंबर की मीनिंग हो गई। और साथ में कुछ और भी पूछ रहा है, however certain transactions resemble wagering transactions but are valid in the eyes of law, discuss such transaction। जैसे चिटफंड हो गया, चिटफंड देखने में लगते हैं कि ये वेजरिंग है, लेकिन वेजरिंग है नहीं, वैलिड है। जो डिलीवरी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो भी वैलिड है। वो एग्रीमेंट जहां पर आपकी पर्सनल नॉलेज, आपकी पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो वाले भी वैलिड होते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट हैं जो देखने में तो लगता है कि वेजरिंग है, लेकिन वेजरिंग नहीं है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेजरिंग एग्रीमेंट को आपने एक्सप्लेन किया, उसके बाद में आपने बता दिया सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, चिट फंड, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन या शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन कुछ भी लिख देना, गेम ऑफ स्किल और एथलेटिक कॉम्पिटिशन, है ना। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना 4 नंबर का क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, ये तो याद होगा आपको। उसके बाद में 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर रोहित अ ट्रेडर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर मोहन। मिस्टर रोहित एक ट्रेडर हैं, इन्होंने मिस्टर मोहन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज का? द परचेज ऑफ 100 शेयर्स फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹1 lakh। ठीक है, द अग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स वुड पास टू द रोहित इमीडिएटली। किसका है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। ओनरशिप आया ना, तो इस वजह से मुझे डाउट हुआ, ओनरशिप वर्ड आया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही होगा। तो ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दिमाग से निकालते हैं, अब सोगा को दिमाग में लेकर के आते हैं। ये पता चल जाए ना कि ये क्वेश्चन कौन से एक्ट से रिलेटेड है, तो बाकी के चैप्टर्स दिमाग से हटाओ और केवल वो वाला चैप्टर उसके यूनिट्स दिमाग में रखो। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर जो रोहित हैं, उन्होंने मिस्टर मोहन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 100 शेयर्स का 1 लाख रुपए में, और एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली ये मेंशन था कि जो ओनरशिप है ना वो पास हो जाएगी रोहित को इमीडिएटली। तो भाई ओनरशिप तो तुरंत ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर
हो रही है। while the price was to be paid in 2 equal installment, प्राइस से मतलब नहीं होता है, कंसीडरेशन तो फ्यूचर में भी हो सकती है, कंसीडरेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। कंसीडरेशन अलग है, पोजीशन अलग है, ओनरशिप अलग है। अगर ओनरशिप है तो फिर सेल कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक। हाँ, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देंगे 30 दिनों के अंदर, ठीक है। द गुड्स वर ड्यूली डिलीवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, गुड्स की डिलीवरी भी हो गई, सेल भी हो गई, डिलीवरी भी हो गई, ठीक। हाउएवर व्हेन द सेकंड इंस्टॉलमेंट बिकेम ड्यू, तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू थी तो रोहित ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया एंड कंटेंडेड दैट सिंस अ पार्ट ऑफ द प्राइस रिमेन्ड अनपेड द ट्रांजेक्शन अमाउंटेड ओनली टू एन एग्रीमेंट टू सेल। अब इन्होंने बोला कि भाई पेमेंट तो बची हुई है, तो पेमेंट अगर बची हुई है तो यहां पर इसको सेल नहीं माना जाएगा, इसको एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा। या जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कंडीशन लिखी हुई थी, डिलीवरी हो चुकी है और पेमेंट जरूरी नहीं होती है, सेल के लिए पेमेंट जरूरी नहीं होती है, तो ओनरशिप तो मान ली जाएगी। ये तो यहाँ पर ये गलत बोल रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑन दिस बेसिस ही रिफ्यूज टू पे द बैलेंस अमाउंट, तो इस वजह से उन्होंने बैलेंस अमाउंट देने से मना कर दिया क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है। तो यहां पर आपको लीगल वैलिडिटी ऑफ रोहित कंटेंशन विद रेफरेंस टू, आपको बताना है कि रोहित का कंटेंशन वैलिड है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन में लिखा हुआ था कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल कंप्लीट हो जाती है। सेल के लिए ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है, कंसीडरेशन का होना, मतलब कंसीडरेशन वैसे होगी लेकिन कंसीडरेशन का पास होना जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन की वजह से कभी भी ओनरशिप पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। हाँ, डिलीवरी एसेंस पार्ट होती है लेकिन कंसीडरेशन एसेंस पार्ट नहीं होती है। तो देखते हैं एक बार। तो सेक्शन 4, सबसे पहले तो सेल का मतलब ही बताया है ऑब्वियसली, कि यहाँ पर सेल का पहले मतलब बताया है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो बायर ओनर बन जाएगा और फिर उसके बाद में उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस हम तभी तो रिकवर कर सकते हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, है ना। तो सेल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, सिंपल सी मीनिंग है सेल की, ठीक है। उसके बाद में फैक्ट आ गए, तो उसके बाद में देखते हैं। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, रोहित कंटेंशन दैट it was only an agreement to sell is legally unsustainable. He is bound to pay the balance of the price to Mohan and his refusal amounts to breach of contract. बिल्कुल, सेल कंप्लीट हो चुकी है, प्राइस, हाँ अगर सेल कंप्लीट ना होती तो फिर प्राइस के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। प्राइस के लिए तभी सूट फाइल कर सकते हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर, तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, डिलीवरी ट्रांसफर हो चुकी है, तो बिल्कुल प्राइस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो यहां पर उसको बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। डन है, आसान सा प्रोविजन था, बिल्कुल स्टार्टिंग का ही है सेल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। मिस्टर समीर, अ रिटेल शॉपकीपर, purchased 10 cartons of packaged fruit juice bottles from Fresh Food Limited, a reputed beverage dealer। तो भाई मिस्टर समीर हैं, इन्होंने एक रिटेल शॉपकीपर है, इन्होंने 10 कार्टन्स ऑफ पैकेज्ड फ्रूट जूस बॉटल्स की खरीदी फ्रॉम फ्रेश फूड्स लिमिटेड, अ रेपुटेटेड बेवरेज डीलर। तो देखो यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही क्वेश्चन है, तो यहां पर सबसे पहले तो जो बंदा गुड्स को बेच रहा है उसका काम ही वही है गुड्स को बेचना, तो ये उसी का ही ट्रेडर या उसी का ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ये तो है, ठीक है। दूसरा, कार्टन्स में बेचा जा रहा है फ्रेश बॉटल्स, ठीक है। द कार्टन्स वर सील्ड एंड अपीयर टू बी इन गुड कंडीशन, जो कार्टन्स है वो सील्ड भी है और अपीयर टू बी इन गुड कंडीशन भी है, ठीक है। एंड देयर फोर समीर एक्सेप्टेड देम विदाउट ऑब्जेक्शन, और इस वजह से समीर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कार्टन्स देखने में फ्रेश थे, तो उसने सोचा कि खोल करके देखने की जरूरत नहीं है। Subsequently, when the bottles were sold to customer, it was discovered that several of them were contained with fungus। तो भाई जब उसको बेचा गया कस्टमर्स को, तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी बॉटल्स में जो है ना फंगस था। A few customer even fell ill after consuming the juice, और कुछ कस्टमर की तबीयत भी खराब हो गई जूस को लेने के बाद में,
और उन्होंने कंपेल किया समीर को कि भाई रिफंड, एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल डैमेज टू हिज बिजनेस। ठीक है। When Sameer demanded a refund and compensation from Fresh Food Limited, the seller refused, contending that goods had been sealed and were accepted by him at the time of delivery. Examine whether Sameer can succeed in his claim. तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर मामला क्या है। तो मामला तो समझ में आ गया, ठीक है, मामला तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो गुड्स को प्रॉपर वेल पैकिंग में बेचा गया था, वेल पैकिंग में बेचा गया था। तो जब जो पैकेज्ड वाले आइटम होते हैं ना, उसमें जो पैकिंग होती है वो भी डिस्क्रिप्शन में आती है, इम्प्लाइड कंडीशन डिस्क्रिप्शन में आती है। दूसरी चीज, यहां पर जूस की बात हो रही है, यहां पर जूस की बात हो रही है। तो जब जूस की बात हो रही है, यानी कि खाने पीने की ईटेबल आइटम्स की बात हो रही है, यहां भी इम्प्लाइड कंडीशन लगेगी। जो भी खाने पीने के गुड्स हैं वो हमेशा फ्रेश होने चाहिए, ये एजम्पशन लिया जाता है, ये मान करके चला जाता है कि खाने पीने के जो भी आइटम्स हैं वो हमेशा फ्रेश होंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे दो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है, दो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, कॉम्पनसेशन भी ले सकता है, अपना पैसा भी वापस ले सकता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो हाँ देखो, तो इन्होंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 लगाया है, डिस्क्रिप्शन वाला कंडीशन लगाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाली कंडीशन लगाई है। दूसरा जो मैंने आपको बोला, होलसमनेस, ईटेबल और कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, वो भी लगाया। तो इन्होंने देखो दोनों प्रोविजंस लगाए हैं, तो दोनों प्रोविजन आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका फैक्ट हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स द जूस बॉटल्स वर नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, बिल्कुल, एंड ऑल्सो फेल द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ होलसमनेस। तो मर्केंटेबल क्वालिटी की भी नहीं है, और दूसरा यहाँ पर होलसमनेस की कंडीशन का भी वॉयलेशन है। तो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू एंश्योर दैट फूड प्रोडक्ट supplied were fit for human consumption. Hence, Sameer is entitled to reject the goods, recover the price, and also claim damages for the loss suffered. The seller cannot escape liability merely because the cartons were sealed. तो देखो, अगर गुड्स पैकेज्ड में है तो ये भी डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जूस को बेच कौन रहा है, फ्रेश फूड लिमिटेड, जो कि रेपुटेटेड बेवरेज डीलर है। तो यहां पर मर्केंटेबल क्वालिटी को भी यूज किया गया है। मर्केंटेबल क्वालिटी कब यूज होती है? मर्केंटेबल क्वालिटी तभी यूज होती है कि जब जिससे खरीदा जा रहा है, यानी कि जो सेलर है वो उसका मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, तो यहां पर ये डीलर है, तो यहां पर मर्केंटेबल क्वालिटी को यूज किया गया है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंडक्टेड एन ऑक्शन ऑफ यूज्ड व्हीकल। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ऑक्शन कंडक्ट करा रहा है, तो इसका मतलब सेक्शन 64 ऑक्शन यहां पर लगना चाहिए। मिस्टर सुरेश बिड फॉर अ ट्रक at rupees 5 lakh. Before the auctioneer's hammer fell, सुरेश tried to withdraw his bid. तो यहाँ पर सुरेश ने ट्रक के लिए बिड लगाई 5 लाख रुपए में, लेकिन ऑक्शनीर ने अभी तक फॉल ऑफ हैमर किया नहीं है। उसके पहले सुरेश ने कोशिश करी कि अपनी बिड को वो विड्रॉ कर ले। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फॉल ऑफ हैमर का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्शन होती है इनविटेशन टू ऑफर, ऑप्शन होती है इनविटेशन टू ऑफर। जो बिडिंग लगाई जाती है वो होती है ऑफर, और जब फॉल ऑफ हैमर किया जाता है तो इसका मतलब वो होती है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बिड को कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन देखते हैं, बट द ऑक्शनीर रिफ्यूज्ड। लेटर द ऑक्शनीर ऑल्सो बिड थ्रू हिज एजेंट विदाउट प्रायर नोटिस टू द बिडर। तो ऑक्शनीर ने ऑल्सो बिड थ्रू हिज एजेंट विदाउट प्रायर नोटिस टू द बिडर। अच्छा, यहाँ पर ये वाला रूल भी लग गया कि पहले से इन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया था, पहले से इन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया था कि वो भी उसको खरीदने में पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने अपने एजेंट्स को भी बैठा रखा हुआ था वहां पर बिडिंग लगाने के लिए। तो अनदर बिडर मिस्टर आकाश कंप्लेंट दैट द ऑक्शन वाज नॉट फेयरली कंडक्टेड।
डिसाइड विद रेफरेंस टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेदर द ऑक्शन सेल इज वैलिड, नेवर, वैलिड नहीं। ये ऑक्शन के रूल्स हैं। तो पहला वाला तो यही था कि भाई विड्रॉ कर सकता है। दूसरा वाला जो आकाश है, जो आकाश कह रहा है, आकाश भी बिल्कुल सही कह रहा है कि ऑक्शन को फेयरली कंडक्टेड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सेलर बिडिंग में पार्टिसिपेट तभी कर सकता है जब उसने पहले से नोटिस दिया हो, और अगर पहले से नोटिस नहीं दिया है तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सेक्शन 64, ठीक है, ऑक्शन सेल। तो सबसे पहले तो देखते हैं फॉल ऑफ हैमर के बारे में बताया है। हाँ बताया है, बिल्कुल बताया है। बिडर में विड्रॉ हिज बिड, तो आपको दोनों चीजें बतानी है। दूसरा, सेलर अपने राइट को रिजर्व करके रख सकता है, बट इफ इंटेंड्स टू बिड हिमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट सच राइट मस्ट बी एक्सप्रेसली नोटिफाइड। यहाँ पर एक्सप्रेसली नोटिफिकेशन आपको इशू करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इफ द सेलर बिड्स विदाउट सच नोटिस द सेल मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडलेंट एंड वॉइडेबल। तो सेल यहाँ पर फ्रॉडलेंट एंड वॉइडेबल मानी जाएगी, है ना। ये तो आपके फैक्ट हो गए। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे कि वो जो ऑक्शनर उसको रोक रहे हैं अपनी बिड को विड्रॉ करने से, वो सीधे सीधे गलत है। वो बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है, उसका राइट है, ठीक है, क्योंकि बिड कैन बी विड्रॉन बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल। फर्दर अब आकाश का देख लेते हैं कि आकाश का क्या है। तो भाई आकाश का भी कहना बिल्कुल सही है कि ऑक्शन बिल्कुल भी वैलिडली कंडक्ट नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विदाउट एनी नोटिस सेलर के एजेंट बिड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। बिल्कुल, अगर सेलर चाहे तो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर सकता है। सेलर अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, सेलर के लिए पेमेंट ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो सेलर अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा? इसमें दो पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इसमें पता कैसे चलेगा कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किया हुआ है? सबसे पहले अगर उसने रेलवे या ट्रांसपोर्ट से गुड्स भेजे तो उसने रेलवे या ट्रांसपोर्ट वाले को पहले ही बता दिया है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक डिलीवरी मत देना। दूसरा, अगर उसने गुड्स के साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है तो जब तक वो बिल ऑफ, और उसने रेलवे को या ट्रांसपोर्ट वाले को बोला भी हुआ है कि भाई जब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट ना कर ले तब तक गुड्स की डिलीवरी मत देना। तो यहां पर ये मान करके चला जाएगा कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सोगा का। सेक्शन 25, बिल्कुल, सेलर अपने प्राइस को सिक्योर करने के लिए कर सकता है, ठीक। तो यहां पर दो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व। सबसे पहला, इफ गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरिज एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिट as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed to reserve to the right of disposal। तो भाई अगर उसने पहले से ही ऑर्डर दे करके रखा हुआ है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं करना, तो फिर इसका मतलब सेलर ने राइट को रिजर्व करके रखा हुआ है। दूसरा, अगर सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया और साफ साफ बोला भी है कि भाई जब तक वो बिल को एक्सेप्ट ना कर ले तब तक गुड्स की डिलीवरी मत देना, तो यहां पर भी माना जाएगा कि उसने राइट को रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब अगर वो गलत तरीके से गुड्स को रिटेन करता भी या रेलवे रिसिट या बिल ऑफ लेडिंग को रिटेन करता भी है ना, तो भी वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रखा हुआ है। डन। आगे देखो 14th क्वेश्चन, सॉरी 14th क्वेश्चन, what is meant by the doctrine of caveat emptor? caveat emptor, let the buyer beware। बायर को हमेशा सावधान होना चाहिए। लेट द बायर बिवेयर। अगर बायर गुड्स को खरीदते समय कोई भी नेग्लिजेंस दिखाता है, कोई भी लापरवाही करता है, तो उस केस में सेलर कभी भी लायबल नहीं होगा। सेलर का राइट है अपने गुड्स को बेचना। सेलर की ड्यूटी नहीं होती है कि, कुछ की पॉइंट्स में बता रहा हूं, सेलर की बिल्कुल ड्यूटी नहीं होती है कि वो गुड्स के डिफेक्ट के बारे में बायर को बताए। हालांकि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, तो देखते हैं एक्सेप्शन पूछे गए हैं क्या।
तो कैवेट एम्प्टर के बारे में पूछा, स्टेट द कंडीशन फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन। एक्सेप्शन भी पूछे गए हैं और कंडीशंस भी पूछी गई हैं, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैवेट एम्प्टर को एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। तो कैवेट एम्प्टर को बताया गया है, ठीक है। फोटो एक बार देख लेना, फोटो से सारी चीजें याद आ जाएंगी। फोटो में सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, कि कब कब होगा, कब कब नहीं होगा। व्हेन सेलर इज लायबल, सेलर की लायबिलिटी कब बनेगी, अगर गुड्स को फिटनेस फॉर डिस्क्लोज पर्पस, अगर बायर ने पहले ही अपना पर्पस बता दिया है। गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा गया है। मर्केंटेबल क्वालिटी, ये भी एक्सेप्शन में है। सैंपल के अकॉर्डिंग बेचा गया है। सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों जितनी भी इंप्लाइड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी इसमें एक्सेप्शन में। ट्रेड यूजेज, फ्रॉड और कंसील्ड डिफेक्ट, अगर सेलर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी फ्रॉड करता है, कंसील करता है डिफेक्ट्स को, जानबूझ करके छुपाता है, तो वहां पर भी बायर की गलती नहीं मानी जाएगी, है ना। और यहां पर ठीक है, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, अगर पेटेंट और ब्रांड नेम, अगर पेटेंट और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग गुड्स को खरीदा गया है तो भी सेलर लायबल नहीं हो, क्योंकि बायर ने वहां पर ब्रांड पे भरोसा किया है, लोगो पे भरोसा किया है, कंपनी पे भरोसा किया है, सेलर पे भरोसा नहीं किया, तो वहां पर भी सेलर लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो फोटो में ही सारी की सारी चीजें दी गई हैं, मीनिंग भी दी गई है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कुछ। तो सबसे पहले, बायर had made known to the seller the purpose of his purchase, the buyer relied on the seller's skill and judgment, seller's business to supply goods। तो यहाँ पर तो भाई ये जो एक्सेप्शंस हैं ये सारे बताए गए हैं, ठीक है। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल, गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ट्रेड यूजेज, सेलर एक्टिवली कंसील्स और डिफेक्ट इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तो टोटल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं, टोटल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स आपको एक्सेप्शन में लिखने हैं, पूरे पॉइंट्स याद नहीं भी आते हैं तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप 4 से 5 पॉइंट भी कोट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शंस, सॉरी, पहले कैवेट एम्प्टर की मीनिंग को डिस्क्राइब किया, फिर उसके बाद में एक्सेप्शंस को। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आ गया पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से पहली वाली आरटीपी में था। देखते हैं, चलो। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो ए, बी, सी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, इसका नाम है एबीसी एंड एसोसिएट। इज द सूट मेंटेनेबल इन द फॉलोइंग केसेस। वैसे तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में सूट फाइल करने को लेकर के बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा से ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो ना करवाओ, लेकिन अगर नहीं कराया है तो फिर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, है ना। देखते हैं किससे रिलेटेड दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए, इन केसेस से रिलेटेड आपको बताना है कि यहाँ पर सूट फाइल हो नहीं सकता या नहीं हो सकता। पहला, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी हु हैड स्टोलन द गुड्स ऑफ द फर्म। यहां पर क्या ए बी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है जिसने फर्म के जो गुड्स है ना वो चोरी किए हो। तो अब बच्चे को लगता है कि ये तो साइड इफेक्ट में था, ये तो साइड इफेक्ट में था कि कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन 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 यहां पर गुड्स चोरी हुए, लेकिन यहां पर गुड्स चोरी हुए, तो चोरी तो एक क्राइम हो गया ना, चोरी तो एक क्राइम हो गया भाई। पैसे की रिकवरी के लिए, सिविल केसेस के लिए आप नहीं कर सकते। चोरी तो यार अगेंस्ट द सोसाइटी होती है, चोरी तो जो क्राइम है ना, क्राइम तो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, तो वहां पर तो सूट 100% फाइल हो सकता है क्योंकि ये क्रिमिनल केस बनता है। क्रिमिनल केस बन रहा है, इस वजह से यहां पर सूट फाइल हो सकता है। दूसरा, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट A filed a suit against A, B, C and associate for claiming shares of the assets
ऑन इट्स डिसोल्यूशन। तो भाई डिसोल्यूशन के समय में अपना जो शेयर है, अपनी जो उसने कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए कर रहा है, ये भी कर सकता है। यस, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। बाद में सबसे पहले तो ये दिया हुआ था कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, और फिर बाद में ये भी तो दिया हुआ था कि कहाँ कहाँ पर इसका अनरजिस्टर्ड होने का फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं, ये भी तो दिया गया था। तो यहाँ पर अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसमें शेयर के लिए आप क्लेम कर सकते हो, है ना। तीसरा देखते हैं, एम फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द फर्म मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट फॉर रिकवरी ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम द फर्म। ठीक है, एम ऑल्सो ओड 4,000 टू द फर्म। एम ने भी 4,000 रुपए उधार लिए थे। अब फर्म क्लेम कर रही है सेट ऑफ के लिए 4,000 रुपए के लिए। क्या सेट ऑफ कर सकते हैं? सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ अप टू 100 रुपीज ओनली। केवल 100 रुपए तक का अमाउंट सेट ऑफ हो सकता है, केवल 100 रुपए तक का अमाउंट सेट ऑफ हो सकता है, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो इस वजह से फॉर्म 4,000 रुपए का सेट ऑफ नहीं करा सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जस्टिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, जस्टिफिकेशन में इन्होंने क्या दिया हुआ है। हाँ देखो, यही दिया हुआ है जो मैंने बताया कि सिविल सूट को बार किया गया है, क्रिमिनल एक्शन के लिए कुछ नहीं बोला गया। क्रिमिनल एक्शन को आप नहीं रोकोगे, क्रिमिनल एक्शन सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है, क्राइम तो सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है। चोरी का केस तो बन ही सकता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इस वजह से हो सकता है। दूसरा देखते हैं, डिसोल्यूशन के समय में तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 सबसेक्शन 3 a partner of an unregistered firm is precluded from bringing legal action against the firm, but such a person may sue for realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved। ठीक है, आगे देखो, एम फाइल अ सूट सेट ऑफ वाला था, तो सेट ऑफ वाला मैंने आपको बताया कि भाई 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ आप नहीं करा सकते, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ आप नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4,000 रुपए का सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर, आगे देखो 16th क्वेश्चन, ये भी पार्टनरशिप का ही है, देखते हैं। मैसर्स एलएमपी एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड इन कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। एलएमपी एंड एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है, ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग से एंगेज है। ठीक है, और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं, और मैनेज्ड बाय एलएमपी। ठीक है, 25 अगस्त 2022 को फर्म ने एडमिट किया मिस्टर जी को। ठीक है, एन एक्सपर्ट कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्सपर्ट थे, एज अ पार्टनर इन्होंने ज्वाइन किया। हाउएवर 10th जनवरी 2024 मिस्टर जी was accused of unauthorized एक्टिविटीज। तो मिस्टर जी जो है ना, वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज में शामिल हुए होंगे। ठीक है, और उसके बाद में उनको एक्सपेल कर दिया गया पार्टनरशिप से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर विद द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। 100% सारे के सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों के आंसर देने। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का ये हो गया और 2 का ये हो गया। देखते हैं, एग्जामिन वेदर एक्शन बाय द पार्टनर्स वाज जस्टिफाइड और नॉट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जस्टिफाइड है या नहीं है। दूसरा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड प्रायर टू एक्सपेलिंग अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म बाय द अदर पार्टनर। तो सबसे पहले तो एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर को समझते हैं। एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर क्या होता है? एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर को निकालना। क्या मालिक को फर्म से निकाला जा सकता है? मालिक को, मालिक ने पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया, उसी को फर्म से निकाल दो, वैसे तो सही नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में पार्टनर को निकाला भी जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए अबाउट एक्सपल्जन। दूसरा, अगर आप किसी भी पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हो, किसी भी पार्टनर को निकाल रहे हो, तो वहां पर वो गुड फेथ में होना चाहिए। फिर वहां पर कुछ पॉइंट्स थे कि गुड फेथ में कैसे पता चलेगा कि गुड फेथ में है या नहीं है। तो भाई उसको निकालना फर्म के इंटरेस्ट में है, उसको प्रॉपर आपने नोटिस दिया हुआ है,
और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल्स हैं, अगर वो आपने फॉलो किए हुए हैं तो फिर उस सिचुएशन में पार्टनर को निकाला जा सकता है ना। तो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अ पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय अ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट, देखो ये एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल केसेस में आप ओनर को कैसे निकाल सकते हो। तो पहले आपको यही लिखना है कि वैसे तो भाई पार्टनर को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ केसेस में निकाला जा सकता है, एक्सेप्ट इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ये पावर उनको कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले पावर टू एक्सपेल इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। नोटिस प्रॉपर सर्व होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये होना चाहिए। गुड फेथ में हो, है ना। इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म, तभी उस केस में जस्टिफाई किया जाएगा, अदरवाइज इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो फिर एक्सपल्जन नल एंड वॉइड होगा, फिर एक्सपल्जन वैलिड नहीं माना जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट बताया गया है, तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, जरूरी है इसको निकालना। नोटिस दिया होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये होना चाहिए, और अगर ऐसे ही निकाल दिया है तो एक्सपल्जन नल एंड वॉइड होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं है कि ये सारी चीजें हैं या नहीं है, उन्होंने तो बस इतना लिख दिया कि सारे के सारे पार्टनर्स अग्री हैं उनको निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज मेंशन आपको करनी पड़ेगी कि ये जस्टिफाइड तभी होगा जब ये सारे के सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि उन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो वहां पर ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर उन्होंने इन रूल को फॉलो किया है तो एक्सपल्जन वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप एक्ट का। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए ना बनाई गई, जिसमें कोई भी टाइम पीरियड कुछ भी ना मेंशन हो, ठीक है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर बाकी के सारे पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व करा सकता है, ठीक। उसके बाद में डिसॉल्व कब वैलिड होगा, जो भी डेट उसमें लिखी हो या डेट ऑफ कम्युनिकेशन विच एवर इज लेटर, जो भी बात की डेट हो उसमें वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई गई है तो फिर उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अगर जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद भी अगर पार्टनर्स फर्म को चलाना चाहते हैं विदाउट एनी न्यू एग्रीमेंट तो फर्म को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड फिर कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप एट विल में, ये वाला पॉइंट याद रखना। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब कोई भी पार्टनरशिप किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, किसी पर्टिकुलर एक वेंचर के लिए बनाई गई है, पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, तो ऐसी पार्टनरशिप को बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा वैसे ही वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, हालांकि अगर वो लोग चाहें तो अनदर प्रोजेक्ट के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप, ये जनरल पार्टनरशिप है, ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है, इसमें कई सारे काम पार्टनर्स हैं आपस में काम कर रहे हैं, गारमेंट्स का काम भी कर रहे हैं, शूज का काम भी कर रहे हैं, तमाम तरीके के काम कर रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, ये जनरल पार्टनरशिप है। तो इस तरीके की पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो एक बार ये देख लीजिएगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब यहाँ पर एलएलपी आ गया, एक्सप्लेन द, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बताना है, चाहे वो कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, यही आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अगर कंपनी में पूछा गया होता तो भी उसका जवाब यही होता, इसमें पूछा गया है तो भी जवाब वही होगा। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब एक कानूनी पर्सन की डेफिनेशन में आती है, एक पर्सन की डेफिनेशन में आती है
एक लीगल एंटिटी होती है लेकिन आर्टिफिशियल होती है, ये नेचुरल नहीं होती है, आर्टिफिशियल होती है। इसकी खुद की कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है ना, तो ये सारे के सारे काम कर सकती है। दूसरा कॉमन सील, कॉमन सील, कॉमन सील ऑप्शनल है, एलएलपी चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे, लेकिन कॉमन सील को बोला जाता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। अगर एलएलपी कॉमन सील को यूज कर रही है तो फिर उस सिचुएशन में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्रेजेंस में, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्रेजेंस में कॉमन सील को यूज किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये तो आप मेंशन कर ही लोगे, ठीक है। नेचुरल पर्सन नहीं है, ओथ नहीं ले सकती, शादी नहीं हो सकती, जेल नहीं जा सकती है, नेचुरल पर्सन वाले काम नहीं कर सकती है, लेकिन इनविजिबल और इंटेंजिबल है ना, ये लॉ के थ्रू बनती है, लॉ के ही थ्रू बंद होती है, ठीक। लेकिन फिक्टिशियस नहीं होती है, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आगे देखो कॉमन सील, कॉमन सील जैसा कि मैंने बताया तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो रखो चाहो तो ना रखो, लेकिन अगर कभी भी यूज करी जाएगी तो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने प्रेजेंट करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। मिस्टर रमेश सलूजा इनकॉर्पोरेटेड अ प्राइवेट कंपनी under the name Saluja and Sons Private Limited with himself, his wife and his children as shareholder। तो मिस्टर रमेश सलूजा ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक है, सलूजा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसमें खुद उनकी वाइफ और उनके बच्चे शेयर होल्डर बने। द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी took over his existing leather business and continued its operation। तो जो नई कंपनी थी उसने पुराने वाले लेदर के बिजनेस को टेक ओवर किया और ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया। ये वही कहानी है जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में थी। ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस था जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक पर्सन कंपनी में कई सारी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है। इसमें जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने स्यू किया था कि भाई कंपनी अभी लॉस में जा रही है, तो कंपनी की सारी एसेट्स बेच करके जो पैसा है वो तो सोलोमन को ही चला जाएगा, क्योंकि सोलोमन डिबेंचर होल्डर भी थे। तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये कंपनी केवल और केवल दिखावा है, इससे हम लोगों को नुकसान होगा, तो यहाँ पर कंपनी की एसेट्स को बेचने के बाद में पैसा हम लोगों को दिया जाए। तो वहां पर कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नहीं, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, अपने मेंबर से अलग हो जाती है, और एक मेंबर कई सारी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है। तो वो डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिटर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। Subsequently, the company went into liquidation. The creditor, same वही है, the creditor contended that the company was merely a facet or alter ego of Mr. Saluja and that it lacked an independent existence। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कंपनी की कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो इस वजह से दे आर्ग्यूड दैट कॉर्पोरेट विल शुड बी लिफ्टेड एंड मिस्टर सलूजा शुड बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट। तो यहाँ पर उन्होंने बोला, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने के लिए उन लोगों ने बोला और ये चीज बोली कि मिस्टर सलूजा को पर्सनली लायबल मानना चाहिए। तो अभी आपको रिलेवेंट केस लॉ के अकॉर्डिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को बताना है कि मिस्टर सलूजा पर्सनली लायबल होंगे या नहीं होंगे। कॉर्पोरेट विल बेटा तब अप्लाई होती है जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पीछे की इंटेंशन ही गलत। अगर यहां पर मिस्टर सलूजा ने जानबूझ करके इसी इंटेंशन के साथ में क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया होता, तब तो यहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होती, लेकिन उनकी इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं थी। उनकी इंटेंशन ऐसी कुछ भी नहीं थी, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ। इस बात को एज्यूम भी मत कर लेना, गलत इंटेंशन को कभी भी एज्यूम थोड़ी ना करेंगे, सही काम को एज्यूम किया जाता है, गलत काम को थोड़ी ना एज्यूम किया जाता है। तो ऐसी उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। और कॉर्पोरेट विल को कब हम लिफ्ट करते हैं, जब इंटेंशन गलत, फ्रॉड, मिसकंडक्ट को, टैक्स इवेजन के लिए, फ्रॉड करने के लिए, वहां पर अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, वहां पर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है। तो यहां पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट नहीं होगी। और रिलेवेंट केस लॉ बताना है तो रिलेवेंट केस लॉ तो बेटा वही लगेगा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, क्योंकि उसी का ही केस है। वहीं पर ही कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है,
मेंबर से अलग होती है, और एक पर्सन कंपनी में कई सारी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है ना। देखते हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, देखो यहाँ पर अलग कलर से लिखा गया है, ठीक है, तो आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोलोमन वर्सेस सोलोमन का आपको डिफाइन करना है केस लॉ। क्रेडिटर कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द कंपनी, तो यहाँ पर वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, आप कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो लेकिन मेंबर्स के ऊपर नहीं कर सकते हो, अनलेस द कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है, और एक्सेप्शनल केस वही जो मैंने आपको बताया, इंटेंशन अगर गलत हो, है ना। तो यहां पर सोलोमन सोलोमन को अप्लाई किया गया, तो यहां पर द विल कैन नॉट बी लिफ्टेड इन दिस केस एंड लाइबिलिटी रेस्ट विद द कंपनी अलोन, तो लाइबिलिटी कंपनी की होगी, लाइबिलिटी मिस्टर सलूजा की। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आ गया, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ कंपनी ABC लिमिटेड as on 31st March 2025 had a paid up capital of rupees 1,10,000 equity shares, rupees 10 each. In June 2025, ABC Limited had issued additional 10,000 equity shares of rupees 10 each, which was fully subscribed. Out of 10,000 ये होल्डिंग और सब्सिडरी का लग रहा है ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन देना है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी का लग रहा है, काफी सारे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, तो इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक रफ वर्क यूज करते हैं क्योंकि तभी पता चल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, 10,000 इक्विटी शेयर्स पहले थे इनके पास में। जो प्रीवियस शेयर थे वो इनके 10,000 शेयर्स थे, ठीक। फिर उसके बाद में इन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर और इशू किए, तो पोस्ट इशू नेक्स्ट इशू जो है वो लेकर के आए ये 10,000 के, ठीक है, विच वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, जो पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए। तो अब इनकी पोस्ट कैपिटल कितनी बची, यानी पोस्ट का मतलब नया इशू लाने के बाद में, तो इनकी पोस्ट कैपिटल कितनी हो गई, 20,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये जो 10,000 दोबारा इन्होंने इशू किए थे उसमें से 5,000 शेयर्स जो हैं वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इशू किए, तो इसमें से 5,000 जो शेयर्स थे वो इशू किए XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। हाँ ठीक है, और XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR प्राइवेट कंपनी बाय हैविंग कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो XYZ है वो होल्डिंग कंपनी है PQR की, XYZ लिमिटेड कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है किसकी, PQR की। ऐसे क्वेश्चंस में जो है ना रफ वर्क बेटा यूज कर लेना, वरना फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कंपनी के नाम ही सब सिमिलर होते हैं, ABC XYZ PQR, पता चला उसी में ही कंफ्यूज हो गए, है ना। तो PQR लिमिटेड की ये होल्डिंग कंपनी थी, और PQR प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी क्यों थी, क्योंकि इसके पास में कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर हो। जिसके पास में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने और रिमूव करने की पावर है उसको बोला जाता है, वहां पर माना जाता है कि वहां पर कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और ये होल्डिंग और सब्सिडी में था। मोर देन 50% वोटिंग पावर को होल्ड कर रहे हैं, मोर देन 50% वोटिंग पावर को होल्ड कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज है तो वहां पर होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट होगा, है ना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो नाउ PQR प्राइवेट लिमिटेड
claims the status of being a subsidiary of ABC Limited as being a subsidiary of its subsidiary। अच्छा, तो यहां पर PQR कहना क्या चाह रही है, ये ABC की बात हो रही है। तो यहां पर PQR कह रही है कि भाई हम इसकी सब्सिडरी हैं, ठीक है, तो हमें इसकी भी सब्सिडरी बनना है, हम इसकी भी सब्सिडरी कहलाएंगे। भाई इसकी सब्सिडरी तो तुम तब कहलाओगे जब या तो तुम दोनों लोग मिल करके 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर को होल्ड कर रहे हो, या फिर XYZ प्राइवेट लिमिटेड के पास में अकेले ABC लिमिटेड की 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर हो। यही तो कंडीशन थी भाई, या तो होल्डिंग और सब्सिडरी मिल करके किसी तीसरी कंपनी में होल्ड कर रहे हो, या जो होल्डिंग की सब्सिडरी है, या तो जो होल्डिंग की सब्सिडरी है उसकी भी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी माना जाएगा। तो भाई ये कंडीशंस तो फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज ये देखें कि क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड और ABC लिमिटेड, क्या इन दोनों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो इनकी पोस्ट कैपिटल कितनी है, 20,000 शेयर्स की, और इनके पास में है कितने, 5,000 शेयर। ये तो साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है भाई, 20,000 शेयर्स थे, 50% से ज्यादा होने चाहिए, 10,000 से ज्यादा अगर शेयर्स होते तो फिर आप होल्डिंग कंपनी कहलाते। तो 10,000 से ज्यादा तो है नहीं आपके पास, तो केवल 5,000 है। लेकिन ये जो 5,000 है ना, ये 20% से तो ज्यादा लग रहे हैं बेटा, मोर देन 20% तो लग रहे हैं, क्योंकि 20,000 का 20% कितना हुआ, 4,000, और ये होल्ड कितना कर रहे हैं, 5,000। तो बेटा यहां पर एसोसिएट कंपनी का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, यहां पर एसोसिएट कंपनी का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, और फिर लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर एसोसिएट कंपनी का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ना कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। तो जो PQR ये जो क्लेम कर रहे हैं, इनका कंटेंशन इनवैलिड है। क्लियर है, इनका कंटेंशन इनवैलिड है। देखो तो देख लेते हैं, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 46 लगाया इन्होंने, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया। डिफाइन कर लोगे ना, लिख लोगे। सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन को डिफाइन किया। मैंने आपको बताया, या तो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या 1/2 से ज्यादा, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद होल्ड कर रहे हो, या एक और एक से ज्यादा सब्सिडी मिलकर के होल्ड कर रहे हो, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक, यहां पर केस लॉ दिया हुआ है, ये सॉरी फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 5,000 शेयर्स थे, ठीक है, 5,000 शेयर्स थे, जो कि 25% हो रहा है, जो कि 25% हो रहा है, जो कि 1/2 से कम, 1/2 से कम है। तो इस वजह से यहां पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी of company of ABC Limited in terms of second criteria stated above, the controlling of voting power। डन है, सेम वही है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर भाई होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। दूसरा, अब आपने बताना है एसोसिएट कंपनी का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो आपने एसोसिएट कंपनी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और साथ में आपने बता दिया कि ये 20% से ज्यादा वोटिंग पावर को, इस वजह से ये एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। डन है, तो दोनों प्रोविजन अप्लाई करने होंगे। दोनों होल्डिंग सब्सिडरी, कब होती है होल्डिंग सब्सिडरी, कब रिलेशन क्रिएट होता है, फिर उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा, उसका जवाब दिया कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर एसोसिएट कंपनी का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, इस वजह से आपको एसोसिएट कंपनी का पहले प्रोविजन बताना है, फिर उसका डिसीजन देना है। तो दोनों पॉइंट इसमें लिखने है ना। आगे, डू यू अग्री दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बिल्कुल अग्री है। देखो अभी यही चीज LLP में पूछी गई थी, कंपनी बिल्कुल आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। Also explain how the authorization of Beta Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013, can be made in case it does not have a common seal।
तो यहाँ पर कॉमन सील के बारे में भी पूछा है, तो कॉमन सील का होना जरूरी नहीं है, कॉमन सील ऑप्शनल है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद से कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया था, चाहे तो कंपनी कॉमन सील रखे चाहे तो ना रखे। तो अगर कॉमन सील के बिना भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो भी 100% वैलिड है, और अगर कॉमन सील नहीं है तो वहां पर दो डायरेक्टर या वन डायरेक्टर एंड वन CS कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना दो डायरेक्टर की प्रेजेंस में कॉमन सील को यूज किया जाएगा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर बिल्कुल जो बीटा लिमिटेड है ये रजिस्टर्ड हो सकती है विदाउट अ कॉमन सील, और बाकी आर्टिफिशियल पर्सन आपको सेम वही एक्सप्लेन करना है कि भाई कंपनी बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी होती है, लेकिन कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह से काम नहीं कर सकती, नेचुरल पर्सन की तरह से काम नहीं कर सकती, लेकिन कानून की नजर में वो एक पर्सन की डेफिनेशन में आती है। बिल्कुल अग्री है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना। यहां पर बेटा बिल्कुल सेम वही चीज लिखनी है जो आपने LLP में लिखी, कि उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, जो नेचुरल पर्सन वाले काम होते हैं वो नहीं कर सकती, है ना। ये आपने एक्सप्लेन करना है। फिर साथ में कॉमन सील, ठीक है, कॉमन सील में भी मैंने बताया कि भाई जो कॉमन सील है उसके बिना भी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक। और यहां पर यह भी बताना है कि अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर कौन कौन से लोग सिग्नेचर करेंगे, ये जरूरी पार्ट है, पूछा जाए या ना पूछा जाए, बताना आपकी ड्यूटी है, बताना आपकी ड्यूटी, जैसे सेलर की ड्यूटी होती है वैसे ही आपकी भी ड्यूटी है ना, कि कौन कौन से लोगों की प्रेजेंस में ऑफिशियल सील को, कॉमन सील को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, देखते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आंसर द फॉलोइंग इन गिवन सिनेरियो। तो भाई यहां पर एक सिनेरियो दिया गया, सिनेरियो एक बार देख लेते हैं। अमन ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन हु एक्सेप्टेड इट, तो अमन ने बबन के नाम पर बिल ड्रॉ किया और बबन ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। पेबल टू मगन और ऑर्डर, अच्छा पेबल टू मगन और ऑर्डर था, पेबल टू मगन और ऑर्डर था, ठीक है। अब मगन ने क्या किया, उसको इंडोर्स कर दिया गगन, मगन ने गगन के नाम पर इंडोर्स कर दिया, गगन ने इंडोर्स कर दिया आकाश, नेक्स्ट डे गगन ने इंडोर्स कर दिया आकाश को, ठीक है। मगन ने इंडोर्स कर दिया आकाश को, गगन इंडोर्स द बिल टू आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे। अच्छा, इन्होंने इंडोर्समेंट तो किया है यहां पर, लेकिन जो डिलीवर होना था वो नेक्स्ट डे होना था, इन्होंने डिलीवरी नहीं की, नॉट डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी होनी थी नेक्स्ट डे। रफ में लिखने में बेटा आसान हो जाता है, रफ में लिखने में पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। तो नेक्स्ट डे होना था, लेकिन हाउ एवर ऑन द डेथ ऑफ गगन ऑन द सेम डे, लेकिन जिस दिन इन्होंने इंडोर्स किया उसी दिन इनकी डेथ हो गई, यानी कि डेथ हो गई इनकी बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो मैंने आपको पहले भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी बताई थी, GNG में भी बताई थी, कि भाई अगर ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी ये होना जरूरी है। केवल इंडोर्समेंट करने से काम नहीं चलता, डिलीवरी होना जरूरी, डिलीवरी दोनों केसेस में जरूरी, चाहे वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, डिलीवरी होना जरूरी है। देखते हैं, हिज सन on the death of Gagan on the same day his only son Ankit delivered the bill to Akash on the next day as intended by his deceased father। तो यहां पर अब आकाश को डिलीवरी कौन कर रहा है, गगन का बेटा,
तो मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर डिलीवर कर रहा है तो वो डिलीवरी वैलिड नहीं मानी जाएगी। जैसे इंडोर्समेंट हुआ है वैसे ही डिलीवरी होनी चाहिए, और डिलीवरी जो इंडोर्सर है वही करेगा। डिलीवरी जो इंडोर्सर है वही करेगा। उसकी डेथ के बाद में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यहाँ पर लीगल हायर है उसका बेटा, तो वो कर रहा है, वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है। ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द ड्यू डेट बबन रिफ्यूज टू पे। बबन कौन था? बबन। ये बबन ने पेमेंट देने से मना कर दिया। जब बिल को प्रेजेंट किया गया तो बबन ने पैसे देने से मना कर दिया। अब आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि डिलीवरी जरूरी है। और डिलीवरी कौन करेगा? इंडोर्सर करेगा। उसकी डेथ के बाद में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो वो डिलीवरी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो वेदर आकाश कैन इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल अगेंस्ट बबन और द प्रीवियस पार्टीज? नहीं बेटा, किसी से भी नहीं क्लेम कर सकता, किसी से भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर जो निगोशिएशन हुआ है, यहां पर जो इनको बिल ट्रांसफर हुआ है, यही वैलिड नहीं है। इनको डिलीवरी ही वैलिड नहीं है। तो इस वजह से यहां पर आकाश किसी के भी अगेंस्ट में, किसी के भी अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकता। ठीक, एक बार देखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, चलो ये भी देख लेते हैं, फिर दोनों का आंसर एक साथ देख लेंगे, है ना। तो रिलायबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी है, इज अ ग्लोबल लीडर इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। यहाँ तो रिलायंस की बात हो रही है, चलो रिलायबल लिखा भी है। फॉर पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो यहां पर रिलायबल ने मशीन खरीदी है, is a for payment of the sale price of machinery imported from, हाँ इन्होंने खरीदी है किससे? एलेक्स से। और पेमेंट जो है वो इन्होंने करी है a USA based company, the exporter, the Indian company drew a bill on Manish, a resident of Mumbai, who accepted the bill at Mumbai payable to the exporter on लॉस एंजलिस यूएसए। ओके ठीक है। तो यहाँ पर भाई इन्होंने जो एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है उससे मशीनरी इंपोर्ट करवाई। ठीक है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया मनीष के नाम पर, जो कि रेजिडेंट है मुंबई का। उसने बिल को एक्सेप्ट किया। वो पेबल कहां पर था? लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अज्यूम द बिल ऑफ एक्सचेंज वाज साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर द ड्रॉअर कंपनी। ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन ड्रॉअर है, बिल ऑफ एक्सचेंज सही है, अज्यूम करके चलेंगे। तो भाई सबसे पहले देखो, ये चीज मैंने आपको लास्ट वाली आरटीपी में ही बताई थी। अगर मेड और ड्रॉन इन इंडिया है और पेबल इन इंडिया है, या फिर नहीं, सॉरी यहां पर एंड आएगा बेटा, यहां पर एंड आएगा, यानी ये दोनों में से दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यहां पर और आएगा। ठीक है, या तो पेबल इन इंडिया है, या रेसिडेंट ऑफ पर्सन के नाम पर, या रेसिडेंट ऑफ पर्सन के नाम पर इशू हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक, और साथ में ये अगर है तो वो इनलैंड है। तो अगर फॉर, जैसा कि ये चीज मैंने पहले भी कही थी, अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले ये देखो कि इनलैंड है या नहीं है, क्योंकि जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। ठीक है तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी ने बिल को ड्रॉ किया है। ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर इंडिया में ड्रॉ हुआ है, तो ये ऑब्वियसली कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। पेबल भले ही बाहर होना है, पेबल इंडिया के बाहर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कंडीशन है। तो यहाँ पर बेटा फिर ये माना जाएगा कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी देख लेते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन, सेक्शन 46। तो डिलीवरी चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस, तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का मतलब बताया गया है।
ठीक है। ठीक है, यहां से देख, डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में ही डिलीवरी की इंपॉर्टेंस है। डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू whom it is delivered. द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब जब इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया जाए सामने वाले के एजेंट को, क्लर्क को, सर्वेंट को, सेम वही है, of the endorsee on his behalf, or when the endorser after endorsement holds the instrument as an agent of endorsee, या तो endorser खुद ही एजेंट के तौर पे उसको होल्ड कर रहा हो। ठीक है। Section 46 also lays down that when an instrument is conditionally or for a special purpose only, the property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to the holder in due course। बिल्कुल, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया था तो भले ही इंडोर्स हो गया हो, लेकिन उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो जाए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड revocable. Delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of negotiable instrument. The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. तो जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती तब तक इंडोर्समेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। इफ अ पर्सन मेक्स द इंडोर्समेंट of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies, endorser की डेथ हो गई, the legal representative of the deceased person cannot negotiate by mere delivery thereof। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी डिलीवरी करके वहां पर निगोशिएशन नहीं कर सकता। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई एज पर सेक्शन 57। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने डिलीवर किया तो इस वजह से आकाश कैन नॉट इन्फोर्स, है ना। आगे देखते हैं। ये तो बेटा सिंपल सा था, पिछली बार भी किया था। ड्रॉ इन इंडिया में, इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो इंडिया में ही ड्रॉ हो रहा है। एक्सेप्ट इन इंडिया, ठीक है, पेबल आउटसाइड इंडिया, तो ये दो कंडीशन पूरी हो रही, तो ये इनलैंड कंपनी होनी चाहिए। The bill of exchange in this case is an inland instrument because it was drawn in India and accepted by a person resident in India, even though payable outside India। ठीक है, डन है। तो चलो फाइनली हमारी ये वाली आरटीपी भी कंप्लीट हुई, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए, लगभग 22-23 क्वेश्चन के आसपास एक आरटीपी में थे, तो लगभग मिला करके लगभग 65-66 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। और मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं तो सारे के सारे प्रोविजंस को हम लोगों ने एक बार रिकॉल भी कर लिया। मोस्टली क्वेश्चन नए थे, रिपीटेड नहीं थे, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दो तो सारे अलग अलग प्रोविजन पे बेस्ड थे। तो इसी बहाने एक तरीके से देखो तो मैक्सिमम प्रोविजन का जो रिवीजन वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो अभी इतना रिवीजन हो गया, हम लोगों ने प्रोविजन को अप्लाई करना सीख लिया। मैंने आपको डाइवर्सिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल बताया कि क्वेश्चन को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कैसे आपको रफ वर्क करना है, कैसे जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उसको एक समराइज वे में एक रफ पार्ट में लिख लो ताकि वहां पर गलती ना हो, और क्वेश्चन को पढ़ने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और ये जो लंबी लंबी क्लासेस हुई, आरटीपी को सॉल्व करना मतलब बड़ा काम है, ठीक है, 1.5-2 घंटे 2-2.5 घंटे से नीचे नहीं लगते, है ना। तो 100% आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। और बड़ी बात नहीं है, हो सकता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको इसी से ही रिलेटेड आ भी जाए। तो जो भी बच्चा साथ में बैठा है, जो भी बच्चा साथ में लगा रहा है 2-2.5 घंटे हर आपके आरटीपी वाले सेशन में, तो हो सकता है कि 40 से 50 नंबर बेटा उसको पढ़ा हुआ ही आ जाए, उसकी नैया पार हो जाए, है ना। तो चलो गाइस, तो फाइनली यहाँ पर आरटीपी वाला सेशन अपना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम से पहले मैराथन, जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करवाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस, और आपको रिवाइज करवाऊंगा। इस बार मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 2 दिन का गैप हो रहा है, तो उसको हम लोग बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एपिसोड में।
ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अकाउंट्स के एग्जाम के लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, कूल रहना, काम रहना, दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना अच्छा पेपर करके आओ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।